नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर यानी पार्लियामेंट के चुनाव में एवं राज्यों में भी, लगभग सभी राज्यों में, साउथ के एक आध दो राज्य को छोड़ के हराना क्षेत्रीय दलों के लिए और यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए भी इंडिया ब्लॉक बनने के बावजूद भी हराना लगभग असंभव क्यों हो रहा है। आइए इस पर आज एक विवेचना करते हैं और सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि क्या बीजेपी को हराना असंभव हो गया है, ऐसा क्यों है। इस पार्टी ने विगत अपने 6 अप्रैल 1980 के बाद जब से इसका गठन हुआ है तब से ये निरंतर क्यों आगे बढ़ रही है और खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद इनका विजय अभियान किसी के रोके क्यों नहीं रोक रहा है। इस पर एक गहन चिंतन और विवेचना की आवश्यकता है। पहले कुछ फैक्ट्स को समझ लें। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनसंघ ही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिणत हो गई, जब जनता पार्टी से इनका मोह भंग हो गया। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के एंटी इमरजेंसी फीलिंग के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें जनसंघ भी शामिल हुई थी। बाद में बिक्रिंग के कारण ये अलग हुई और 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी। ये तथ्य आप जानते हैं। इसके पहले कि हम लोग विवेचना शुरू करें, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि अभी 2025 में केंद्र में जो सरकार है उसमें तो बीजेपी यानी एनडीए है ही, बाकी राज्यों में कहाँ कहाँ है मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी अब आ गया, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसमें बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में छोटा गठबंधन में है, शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उसको हटा करके बना दिया गया। एलाइज के रूप में आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी। मतलब आप समझ लीजिए कि ये 21 कुल मिलाकर 38 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, तो 21 में बीजेपी या उसके एलाइज की सत्ता है। एक दो चीज़ फैक्ट्स फिगर्स आपको और दिखा देते हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए कि 1984 से लेकर 2019 तक कैसे सीटें बढ़ी। 2084 में जहां सिर्फ 2 सीट थी, 89 में 85 सीट, 91 में 120 सीट, 96 में 161, और आप सबको पता है कि बीच में कैसे सरकार बनी। 182, 98, 99 में हुआ। 2004 में 138, 2009 में आडवाणी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और फिर नीचे आ गई, यहाँ नीचे गिरकर 116 आ गई। उसके बाद से 14 में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, 282 लगभग अकेले दम से चुनाव जीत गई। इसमें कुल वोट आए 17.16 करोड़। मतलब मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 19 में बम्पर जीत मिली, 2019 में 303 सीट, 37.7% वोट और लगभग 23 करोड़ वोट मिले। और अभी जो चुनाव हुआ 24 में, इसमें सीटों की संख्या थोड़ी घटी, 240 हो गई और कुल वोट मिले 23 करोड़ 59 लाख। ये कुछ आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब आइए थोड़ी विवेचना करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब आप सोच करके देखिए कि हरियाणा में लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी। महाराष्ट्र में जब एमपी के चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर वापस आ गई। दिल्ली में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी बड़ी आसानी से जीत गई।
एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गया। और आप कुछ प्रदेश को छोड़ दीजिए, बंगाल, झारखंड, केरला वगैरह को, साउथ एक्सट्रीम, और फिर तमिलनाडु वगैरह को अगर आप छोड़ दें तो मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स मुस्लिम डोमिनेटेड है, और पंजाब में भी स्थिति ऐसी बन रही है कि जो 2026 में चुनाव होगा, लगता है आम आदमी की सरकार जो है वहाँ भी चली जाएगी, जो इनके हालात हैं। पहले समझिए कि क्या कारण है, और ये बहुत ही इसको मैं बहुत ही गहराई से इसकी विवेचना कर रहा हूँ। कदाचित इस एंगल से आपको किसी ने न बताया होगा, ना आपने सुना होगा, ना तो प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं। इसको ऐसा समझे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है तो विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाती है। मैनिफेस्टो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, कास्ट का इक्वेशन, रिलीजन का इक्वेशन, वोटर्स के सेंटिमेंट्स उभारने की ज़रूरत, कुछ नैरेटिव सेट करने की, सब चीज़ करती है। लेकिन जब वो एक बार सरकार में आ जाती है तो अभी तक, मतलब बीजेपी के 2014 के बाद वाले खास करके मॉडल में मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है। माने आप पहले ये समझ लीजिए कि सरकारें अमूमन जब पार्टी में आ जाती हैं तो वो सोसाइटी के दो ही डोमेन में वो हस्तक्षेप करती है, और वो उसका इंट्रूजन होता है, वो काम करती है। पहला गवर्नेंस के क्षेत्र और दूसरा इकोनॉमी के क्षेत्र में, बाय एंड लार्ज, कुछ एक अपवाद को छोड़ दे तो। लेकिन बीजेपी माने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जब वो 2 पर थी तब से ही, और 14 के बाद तो ये बहुत फियर्सी परसूट पॉलिसी हो गया। क्या पॉलिसी है? तो बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपना एक्टिविटी, अपना कार्य सिर्फ दो डोमेन तक सीमित नहीं रखती है, जैसा कि टिपिकली रखा जाता है या कदाचित रखना चाहिए। सरकार का काम गवर्नेंस और इकोनॉमी को ठीक करना है। सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कल्चरल, टू सम एक्सटेंट एजुकेशनल, ये डोमेन जो है वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं और कई एक स्थापित मापदंडों पर चलते हैं। ना कि कांग्रेस जब सरकार में आई तो उसने शिक्षण संस्थानों में, हिस्ट्री की राइटिंग में, पॉलिटी के राइटिंग में कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट का ना उचित नहीं, वो लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन के राइटर्स को बहुत तवज्जो दी। सबाल्टर्न अप्रोच उसको कहा जाता है, हिस्ट्री लिखी गई। कदाचित वह भी एक कारण रहा कि आज़ादी जो कांग्रेस ने बाय एंड लार्ज लड़ा, उस वक़्त कांग्रेस पार्टी के रूप में कम और एक मूवमेंट के रूप में जानी जाती थी, इतने दिनों तक सत्ता में रही। लेकिन बीजेपी आने के बाद ये जो टिपिकल मॉडल होता है किसी पार्टी का कि वो गवर्नेंस और इकोनॉमी में ही हस्तक्षेप करे, काम करे, इसने सोसाइटी के अन्य क्षेत्र, अन्य डोमेन में भी न सिर्फ हस्तक्षेप करना, इंट्रूजन करना शुरू किया, बल्कि उस पर एक तरह से कहिए तो छा जाना की नीति अपनाना शुरू कर दिया। आपको एग्जाम्पल बताते हैं। पहले आप आइए रिलीजियस। कहते हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्ट के सेकुलरिज्म में बेसिक अंतर यह है कि वेस्ट के सेकुलरिज्म में चर्च और स्टेट यानी गवर्नमेंट, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, कंप्लीट सेपरेशन है, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है और स्टेट का उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस, उसको एक शब्द का उपयोग कुछ लोगों ने किया है, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते हैं कि प्रिंसिपल डिस्टेंस है, और स्टेट जो है वो बाय एंड लार्ज रिलीजन में सबको एक साथ लेकर के चलती है। सो मच सो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटीज़ के लिए बताया गया, माइनॉरिटीज़ को कई एक प्रोटेक्शन वगैरह दिए। बीजेपी ने इस प्लैंक को बहुत मजबूती से और बहुत फियर्सली, बहुत, इसको आप क्या कहेंगे, बहुत इंटेंसिवली परसू करना शुरू किया, और
नेशनलिज्म को हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म से जोड़ दिया, रिलीजियस नेशनलिज्म से जोड़ दिया। आप उठा के देख लीजिए, कुंभ का मेला, यूं तो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु जब समुद्र का मंथन कर रहे थे तो अमृत का 4 बूंद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरा, जहाँ कुंभ लगता है 4-4 साल के अंतराल पर, इसलिए 12 साल पर वो कुंभ लगता है। लेकिन इतिहास में सबसे पहली बार 6ठी शताब्दी में हुइंग सांग के रेफरेंस में मिलता है कुंभ के रेफरेंस। तो मतलब आप यूँ समझें कि अगर उसको भी मान लें तो 1400 साल से चला आ रहा है। लेकिन आप देखे होंगे कि विगत 10-12 साल से बीजेपी ने इस कुंभ के आयोजन को एक राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है, एक रिलीजियस फर्वर से जोड़ दिया। यहाँ तक कि यह कहा जाने लगा कि भाई जो हिंदू इसमें स्नान नहीं करेगा वो पापी है एक तरह से। तो ये इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके कई एक उदाहरण हो सकते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। रिलीजन के इस सोसाइटी के इस डोमेन में बीजेपी बिल्कुल घर तक प्रवेश कर गई। आप देखिएगा बिहार, यूपी या हिंदी हार्टलैंड में हर गांव, हर मोहल्ले में शिव चर्चा होती है। आप कभी जानने का प्रयास कीजिए उसको कौन करा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सही है या गलत है, मैं इस मोडस ऑपरेंडाई की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। शिव चर्चा होती है, बहुत ही एग्रेसिवली उसको परसू किया जाता है, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, जितने हिंदू देवी देवताओं के पूजा है, काली पूजा है, दशहरा है, उसको बिल्कुल वो उसको रिलीजन से हटा करके नेशनलिज्म, यानी रिलीजन और नेशनलिज्म दोनों को मिक्स कर दिया बीजेपी। याद रखिए कि गवर्नेंस और इकोनॉमी में एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। गवर्नेंस का जो आज आपका मॉडल है कल ऑब्सोलीट हो सकता है। जो गवर्नेंस आज बहुत अच्छा माना जा रहा है कल हो सकता है खराब माना जाने लगे। गवर्नेंस का कोई स्टेप आज अच्छा है कल खराब हो सकता है। आप देख लीजिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब इंदिरा गांधी ने किया था, कहा क्या जबरदस्त काम किया इंदिरा गांधी ने, लेकिन उसका कितना खमियाजा भुगता, तो बाद में वो खराब साबित हुआ। IPKF का राजीव गांधी ने जो भेजा तमिल टाइगर से लड़ने के लिए श्रीलंका, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और देश में भी वाहवाही हुई, लेकिन बाद में वो बहुत सोसाइटल साबित हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई सरकार जब गवर्नेंस में कितना अच्छा भी काम कर ले उसमें एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। इकोनॉमी में भी आप कितना अच्छा भी काम कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आ गई। लेकिन रिलीजन में तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगा। इसलिए बीजेपी रिलीजन के इस डोमेन को जबरदस्त पकड़ी हुई। और जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित और जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं, ये लोग मूर्खतापूर्ण काम ऐसा करती है कि वो हिंदुओं को गाली देना शुरू करती है। तो यानी बीजेपी हमेशा चाहती है कि उसको अपने पिच पर खिलाए। तो अपोजिशन की पार्टियां जहां रिलीजन के पिच पर खेलने के लिए उतरती है, तो आप यूं समझ लीजिए कि मुकाबला वो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का हो जाता है, इसलिए लोग आउट हो जाता है। पहला। दूसरा, कल्चर के फील्ड में बीजेपी शासित प्रदेशों में और बीजेपी की सरकार जहां नहीं भी है, आरएसएस के माध्यम से, आपको पता है आरएसएस 1925 में उसकी स्थापना हुई, 100 साल पूरा होने वाला है। दिल्ली में जिस तरह का भवन बना है वो अपने आप में कहानी कहता है। मैं उसकी आलोचना या उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि आरएसएस का आउटरीच हर गली हर मोहल्ले में हो गया, तो वो संस्कृति में प्रवेश कर गई। भारतीय संस्कृति, भारतीय वस्त्र, स्वदेशी, इस डोमेन में बीजेपी प्रवेश कर गई आरएसएस को लेकर के। अब संस्कृति में तो कोई एंटी इनकम्बेंसी होगा नहीं, तो यानी बीजेपी उस पिच पर खेल रही है जहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और अपोजिशन पार्टियां फिर वही गलती की, वो गाली देना शुरू करती है। तो जब आप गाली देना शुरू कर रही है इसका मतलब आप आउट हो जाइएगा। तो पहला फील्ड रिलीजन, दूसरा फील्ड कल्चर, संस्कृति, तीसरा सोशल। कहा जाता है कि सोसाइटी अपने नॉर्म से
अपने इथिक्स से, अपने मोरालिटी से रेगुलेट होती है। लेकिन बीजेपी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी ने घुस गई है एक तरह से, वो उसका प्रवेश हो चुका है, चाहे वो बीजेपी स्वयं प्रवेश की हो, आरएसएस प्रवेश की हो, विश्व हिंदू परिषद प्रवेश की हो, या कोई और प्रवेश किया, लेकिन सोसाइटी में घुस गया। आप देखिएगा हर वैलेंटाइन डे में कोई ना कोई सेना निकलेगा और तोड़फोड़ मचाएगा। ये सोसाइटी में मोरल पुलिसिंग आदि का काम ये एक वेल कंसेप्ट तरीके से किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि सोसाइटी में अगर आप प्रवेश कर जाइएगा तो वहां एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं, इसलिए इसका एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करता। बाकी गवर्नेंस और इकोनॉमी में अगर एंटी इनकम्बेंसी आ भी जाए तो इन फील्ड्स में जो काम करे बीजेपी वो प्रो इनकम्बेंसी आता है और इस एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट कर देता है। अब आइए एजुकेशन, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, लेकिन वीडियो में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो की नहीं जा सकती है। और कदाचित इस एंगल से मेरा दावा है कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा क्यों बीजेपी नहीं हार रही है। अंत में हम फिर बताएंगे कि ये विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस, आरजेडी वगैरह वगैरह जो पार्टियां हैं ये क्यों चारों खाने चित हो जा रही है। तो चौथा जो डोमेन है वह डोमेन है एजुकेशन का। मैंने बताया कि इसमें कांग्रेस भी चाहे बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन की है। अब रोमिला थापर से लेके इरफान हबीब से लेके बिपिन चंद्रा से लेकर के सतीश चंद्रा से लेकर आर.एस. शर्मा से लेकर ये सभी हिस्टोरियन, सुमित सरकार से लेकर के इन सबों को कहा जाता है ये सबाल्टर्न अप्रोच, लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन वाले हिस्टोरियन थे जिन्होंने इतिहास लिखा। अब वो लिखा उसके कारण भी एक तरह से कांग्रेस परपेचुएट की, कांग्रेस जो वो कर रही थी। अब जैसे बीजेपी आई है बिल्कुल सिस्टमेटिकली सिलेबस को चेंज करना, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में आरएसएस और उस रिलीजियस, सोशल और कल्चरल इंक्लिनेशन वाले लोगों को भरना, कॉलेज में प्रोफेसर्स में कुछ मोरल प्रोफेसर्स की नियुक्ति किया जा रहा है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि एजुकेशन में बीजेपी का प्रवेश इस कदर हो रहा है कि आप यूं समझें कि हर पन्ने पर, हर कंडिकाओं में, हर अक्षर में, हर वाक्य में बीजेपी की विचारधारा घुस जाएगी। तो इसमें तो एंटी इनकम्बेंसी होगा नहीं। आप किताबों के हर अक्षर से बीजेपी को कैसे निकालिएगा? आपके पास वही रणनीति होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से इंडिया ब्लॉक और फॉर दैट मैटर उसके विपक्ष में जितने दल हैं, अब तो इंडिया ब्लॉक कुछ रहा नहीं, तो ऐसे बिखर गया, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही बहुत ही इरेशनल, इलॉजिकल ग्राउंड पर हुआ था। तो बालू की धरातल पर खड़ा हुआ कोई भवन कितना दिन टिकता हो, तो गिरना ही था। तो ये एजुकेशनल फील्ड में, और आप देखेंगे कि इनके एक से एक जो स्टालवार्ट्स हैं, आप कभी सुधांशु त्रिवेदी का आप डिबेट सुनिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं उनका सुनिए, या बीजेपी के और बहुत सारे नेता उनका सुनिए, राकेश सिन्हा जी का सुनिए। कितना आर्टिकुलेटेड तरीके से अपने आइडियोलॉजी को एजुकेशन में घुसाने को वो जस्टिफाई करते हैं, उनकी तो दाद देनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, मैं फिर इस राइडर के साथ बता रहा हूं, मैं न किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, न मैं किसी की आलोचना कर रहा, मैं जो फैक्ट है उसको उसी रूप में आपके सामने रख रहा हूं। तो इस तरह से एजुकेशन के डोमेन में घुस रही है। तो आप मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि रिलीजन, कल्चर, सोशल और एजुकेशनल, ये चार डोमेन में बीजेपी का स्नेह धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती के साथ, जैसे टैंक बढ़ता है, स्पीड कम रहता है लेकिन पूरी ताकत से बढ़ता है, वो पढ़ना शुरू कर दिया। और इन क्षेत्रों में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। सरकार, मूलतः सरकार को मैंडेट भी सिर्फ दो ही चीज के लिए मिला होता है कि वो गवर्नेंस में काम करे और इकोनॉमी में काम करे। लेकिन ये जो घुसना शुरू किया, ये एक ऐसा पिच तैयार कर दिया है बीजेपी के लिए, जहां अपोजिशन के लोग धड़ल्ले से गूगली आता है वो आउट हो जाते हैं।
यहाँ पर एक दो प्रश्न उठेगा कि साहब बंगाल में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रही है, बिहार में अभी तक बीजेपी अपने दम पर सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में क्यों नहीं बना पा रही है, केरला में क्यों नहीं बना पा रही है, जम्मू कश्मीर में तो मान लीजिए चूँकि मुस्लिम बहुल आबादी है इसलिए वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। आइए बिहार में क्रेडिट अगर बीजेपी यहाँ अकेले सरकार नहीं बना पा रही है या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन गए तो इसका क्रेडिट लालू प्रसाद यादव को दिया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की राजनीति में 90 में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किया और पिछड़ों को जिस तरीके से उन्होंने समाज में खड़ा किया, आवाज़ दी, ये विपक्षी भी अब स्वीकार करते हैं, उसने यहाँ पर राजनीतिक धारा को एक दूसरा स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसलिए बीजेपी का ये जो चारों प्लैंक है, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल, वो बहुत चल नहीं पा रहा। हालांकि यहाँ भी प्रयास हो रहा है, चीज़ें बदी है, यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव जीत नहीं पा रहा है। लेकिन इन्होंने जो फील्ड तैयार किया है ना, उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आइए बंगाल फ्रॉम दी ब्रिटिश पीरियड आई इवन उससे पहले भी कह लीजिए, मुगल के पीरियड से भी कल्चर के एपी सेंटर रहा है। कल्चर, सोसाइटी और एजुकेशन, ये तीनों आपस में बड़े उसी तरह से मिले हुए हैं जैसे आप यूँ समझें कि दूध में पानी मिल जाता है। बंगाल का कल्चरल रिनासा वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड और बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना दिया जो अपने विवेक पर काम करता है। इसलिए उसमें बीजेपी का प्रवेश बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त चूंकि कम्युनिस्ट का उतना दिन शासन रहा वहाँ, इसलिए कम्युनिस्ट ने भी वहाँ पर बंगाल के पिच को, बंगाल की धरती को अभी उतना उर्वरक नहीं बनने दिया है जो बीजेपी के इस चारों डोमेन में प्रवेश के लिए तैयार हो। लेकिन हो सकता है कि ममता दीदी का जो मिसगवर्नेंस आ रहा है, जिस तरह से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर का हत्या हुआ, उसका रेप हुआ, आए दिन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की इशूज आ रहे हैं, बांग्लादेशी की घुसपैठ हो रही है, ये धीरे धीरे बीजेपी का पिच तैयार कर रही है। और अगर इस पर विपक्षी दल और खास करके तृणमूल कांग्रेस ने काम नहीं किया तो ये चारों डोमेन, मतलब आप 6 जो डोमेन मान लीजिए, 2 तो लेजिटिमेट है जिसके लिए सरकारें बनती ही है, गवर्नेंस 1, इकोनॉमी 2, रिलीजन 3, कल्चर 4, सोसाइटी 5 और एजुकेशन 6। ये जो 6 स्टंप है, 6 पिलर है बीजेपी का, ये धीरे धीरे वहां भी तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इसलिए देर हो रहा है। अब आइए झारखंड में एक बार या 2 बार बना, इस बार फिर, तो झारखंड में अगेन आप जान लीजिए कि वहाँ पर सरना, आदिवासियों के बीच में सरना धर्म प्रचलित है, वो सनातन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और टू सम एक्सटेंट झारखंड में बहुत सारे जिले जैसे गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची का कुछ इलाका, इन जगहों में क्रिश्चियन, साहेबगंज, इन जिलों में क्रिश्चियन की आबादी बहुत बढ़ रही, बहुत लार्ज स्केल पर कन्वर्सन हुई, गरीबी, शिक्षा वगैरह के कारण, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक तो सरना धर्म उसका सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है, आदिवासी मूलवासी की भावना, शिबू सोरेन का वो, शिबू सोरेन ने वहाँ वही काम किया जो लालू यादव ने बिहार में किया था। तो ये वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रिलीजन अभी बीजेपी के लिए कोई स्मूथ पिच नहीं दे रहा, इसलिए उसकी गाड़ी बहुत फर्राटे से नहीं दौड़ पा रही है। आइए तमिलनाडु में जो सोशल मूवमेंट्स हुए, द्रविडियन, नॉन द्रविडियन, पेरियार और बहुत तरह का आंदोलन हुआ, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वहाँ बहुत सोसाइटी बहुत वर्टिकली स्प्लिट है, इसलिए देखिएगा कि वहाँ अब तो जयललिता जी चली गई, AIDMK या DMK वो फ्लिप फ्लॉप होते रहता है। केरला में अगेन क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम की आबादी। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि बीजेपी जिस तरीके से, इसको आप यूँ समझे कि जिस तरीके से ये अपने 6 फील्ड में
गवर्नेंस, इकोनॉमी तो लेजिटिमेट फील्ड है, रिलीजन, कल्चर, सोशल और एजुकेशन, इस 6 फील्ड का बिल्कुल कारपेट बिछा रही है। तो ये जो पिच ये तैयार कर रही है, इस पिच पर अपोजिशन पार्टी टिकेगा ही नहीं। दुर्भाग्य से, मैंने दुर्भाग्य में अपोजिशन पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं कि इसके पास कोई रणनीति नहीं। इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है, जब बीजेपी बॉल फेंकती है तो इसको समझ में ही नहीं आता है कि कहां से वो गूगली हो जाता है, कहां से वो ओवर पिच हो जाता है, कहां से वो स्विंग कर जाता है। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है कि ये पार्टियां उस लाइन पर सोच ही नहीं पा रही है। इनके पास काउंटर करने के लिए कोई उस तरह का न तो ऑर्गेनाइजेशन है, न तो थिंक टैंक है। आप सोच लीजिए ना कि कांग्रेस सहित जितने ये पार्टियां हैं, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आप पार्टी को भी, आप पार्टी में थोड़ा बहुत है भी, इन 4 फील्ड में, कल्चरल, रिलीजन, सोशल और एजुकेशन, इस चारों फील्ड में इन लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी बात को बहुत आर्टिकुलेट तरीके से रख भी पाए जनता के सामने या मीडिया के सामने या किसी डिबेट में, यह भी नहीं संभव है। इन लोगों के पास थॉरली इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है। अंत में मैं यही कह सकता हूं कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो बीजेपी को इन लोगों के लिए हराना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि जो शेष बचे हुए राज्य हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, एंड टू सम एक्सटेंट इनका काम केरला में और तमिलनाडु में भी बहुत तेजी से चला। देखिए ना तमिलनाडु में किस तरह से फायर ब्रांड अन्नामलई, बीजेपी का एक रिटायर्ड एक ऑफिसर को वीआरएस करा के खड़ा किया गया है। दीपक एसआई एक एडवोकेट है, कितना वोसिफेरसली और फियर्सली अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, इसलिए इस पर समझने की आवश्यकता है कि बीजेपी का जो विजय रथ है वह क्यों अनवरत बढ़ रहा है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।